दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबलून, मतलब कि बेबलून का सबसे अमीर आदमी, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। तो मैंने मोटा मोटा इस बुक को पढ़ा तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आया कि ये बुक जो है वो है सक्सेस के बारे में, सक्सेस से मिलने वाली अचीवमेंट्स के बारे में। ये बुक है इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो हमें बताती है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। सो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट मनी मनी एंड मनी। इस बुक में बताया गया है बेबलून सिटी के बारे में। उसमें अमीर लोग रहा करते थे और उनकी खास बात पता है क्या थी? कि उन्हें पता था कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं इसी बुक के चैप्टर फर्स्ट, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड के बारे में। मतलब कि अमीर बनने की इच्छा जो हम सबकी होती है, आई नो। तो इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी बड़ा दुखी होकर के बैठा हुआ है। नाम है उसका बंसिर, जो कि रथ बनाता है। रथ मतलब वो जो पुराने जमाने में नहीं चलते थे, राजा महाराजाओं के रथ, वही रथ, वो उन रथों को बनाता था। अब वहां बैठे बैठे उसने दीवार के पास बने अपने मामूली से घर को देखा, जिसके पास लगभग बन चुका उसका रथ खड़ा था। मतलब कि उसमें भी थोड़ी ठुकाई पिटाई और थोड़ा रंग करना बाकी था। वहीं उसकी पत्नी बार बार उसको वहां दरवाजे से इशारा करके अपने पास बुला रही थी और कह रही थी कि सुनो, अनाज लेके आ जाओ, ताकि वो उस अनाज को बेच के कुछ पैसे कमा सके। अब इससे साफ जाहिर होता है कि वो बहुत गरीब है, गरीब घराने से है, क्योंकि अनाज बेच करके वो पैसे कमा रहे हैं, रथ कंप्लीट है नहीं, और वो इतना दुखी है कि बस पूछो मत। अब बंसिर ये सब कुछ देख रहा था, अपनी बीवी को, अपने घर को, अपने रथ को, और बहुत दुखी मन से वहां धूप में पसीने में तर होके बैठा हुआ था। और वहां से उसे बादशाह का महल भी नजर आ रहा था, और वहीं उसी के पास बसे कुछ छोटे मोटे घर, जो कि देखने में बहुत ही गंदे थे, मतलब कि साफ सुथरे नहीं थे। मतलब एक तरफ अमीरों के घर हैं और एक तरफ वो गरीबों के झुग्गी झोपड़ी और ऐसे घर, फर्क बहुत था। अब बेबलून शहर कुछ ऐसा ही था, कहने को तो अमीरों से भरा, जहां दौलत शोहरत की कोई कमी ना थी, और वहीं गरीबों की गरीबी भी साफ नजर आती थी। वहीं जहां बंसिर खड़ा था, उसके पीछे से रथों का शोर आ रहा था, जिसमें वहां के धन्ना सेठ रथ पे सवार होके जा रहे थे। वहीं गुलामों की भी एक भीड़ हाथ में पानी लेकर वहां के राजा के बगीचों में पानी देने जा रही थी। अब जो उनके हाथों में वो बाल्टियां थी ना, वो भी इतनी भारी थी कि कोई साफ देख के बोल दे कि यार ऐसी गुलामी तो हमसे ना हो पाएगी, पर मजबूरी। लेकिन बंसिर उन सबको बिना देखे अपनी ही उलझन में उलझा हुआ था। मतलब उसका वहां पे ध्यान ही नहीं था। लेकिन उसका ये ध्यान तब टूटा जब उसने पीछे से वीणा की झंकार सुनी सुनाई झंकार। पीछे पलटा तो देखा उसका दोस्त कोबी वहां पीछे खड़ा था। अब कोबी बंसिर को सलाम करते हुए बातें करने लग जाता है। बातें होती रहती है और बातों ही बातों में कोबी बंसिर को बोलता है कि क्या तुम मुझे 2 सिक्के उधार दे सकते हो? अब बदले में रथ बनाने वाला मतलब बंसिर बोलता है कि यार अगर मेरे पास 2 सिक्के ही होते तो मैं तुम्हें क्यों देता, वो तो मेरी उम्र भर की जमा पूंजी हुई ना, और भला अपनी जमा पूंजी को कोई किसी को देता है? कभी बोलता है कि यार अगर तेरे पास पैसे नहीं है मुझे देने को, तो तू ऐसे भूत बना क्यों बैठा है? इससे अच्छा है कि तू खड़ा हो, अपना रथ बना, उसके काम को निपटा और इसको बेच डाल। और तुम तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ करते थे, तुम्हारी सारी ताकत कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने ही तुम पे सारी मुसीबत डाल दी? अब बंसिर बोलता है कि लगता तो कुछ ऐसे ही है, भगवान ने ही सारी मुसीबत डाल दी है। असल में सच बताऊं तो मैं एक सपना देखा करता था कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी जेबें पैसों से भरी हुई है और मैं गरीबों में यूं पैसे बेपरवाह फेंके जा रहा हूँ। लेकिन वो बस एक सपना था जो कभी सच नहीं हुआ। मुझे लगता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं रथ बनाता हूँ, तो कभी ना कभी भगवान मुझ पे मेहरबान होंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन
अभी इतनी उम्र गुजर गई है कि अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि मैं कभी अमीर हो पाऊंगा। अब बंसिर को सुनते सुनते कॉबी बोलता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बंसिर बोलता है हाँ बिल्कुल। अब कॉबी बोलता है कि यार मैं भी पैसे कमाता हूँ, लेकिन मेरी कमाई जल्दी ही खत्म हो जाती है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे परिवार वाले कभी भूखे ना सोए। मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ, बजाता हूँ, मेरे अंदर हुनर भी है और बेबलून सिटी में ऐसा गाना कोई नहीं गा सकता। लेकिन फिर भी देखो तो आज मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। और उसे देखो, मैं कल रात उससे मिला अरकत से। वो इतना अमीर है कि हमारे यहाँ के बादशाह भी हर एक चीज में उन्हीं की राय लेते हैं। कितना अमीर है वो। अब बंसिर बोलता है हाँ, मैं तो सोचता हूँ कि कभी अगर रात में अकेले मुझे अरकत मिल जाए तो मुझे तो डर ही लगा रहता है कि कहीं मैं उससे उसके सारे पैसे ना छीन लूँ, उसका बटुआ ना मार लूँ। अब इसी बात पे कॉबी बोलता है कि यार बटुआ तो तू मार लेगा, लेकिन जब वो पैसे आएंगे तो तूने तभी खर्च कर देगा। तुझे पता है कि बटुए को भरा कैसे रखना है? नहीं ना, वो तो अरकत जानता है कि बटुए को भरा कैसे रखते हैं। उसे ये मालूम है कि अगर पैसे एक बार बटुए से चले जाए तो वो वैसे वापस कैसे आते हैं। अब बंसिर बोलता है हाँ यार ये बात तो है, तो क्यों ना हम अरकत से ही पूछ लें। अब गोभी बोलता है कि पर यार क्या वो ये सब हमें बताएगा? बंसिर बोलता है पर पूछने में क्या जाता है। गोभी बोलता है कि नहीं, वो ये सब तो अपनी बेटी को बताएगा ना, हमें क्यों बताएगा। अब बंसिर कहता है कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं और बचपन में हम लोग एक दूसरे के दोस्त भी थे। हाँ आज वो अमीर बन गया और हम गरीब हैं, लेकिन था तो हमारा दोस्त ही ना, क्यों ना उससे पूछ ले। अब कॉबी बोलता है हाँ तुमने अच्छा फैसला लिया है, हम पूछ तो सकते हैं। तो बंसिर बोलता है कि क्यों ना हम सारे दोस्त लोग मिलके कल अरकत के पास जाए और उससे पूछे कि पैसे का रहस्य क्या है, कैसे कमाए जाते हैं। कॉबी बोलता है क्यों नहीं, चलते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 1 यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, अरकत की दी हुई कुछ एडवाइस जाननी है, तो उसके लिए आपको देखते रहना होगा रेडियो बूज और सुनना होगा मुझे